अगले टर्म पर एनसीईआरटी बुक के एलिटिकल पोटेंशियल और कैपेसिटी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताए गए थे। जो न्यूमेरिकल्स शुरू में हैं 2.1 से लेकर 2.11 तक, इस पर आधारित सवाल आपको सहायक पुस्तक में बताए जा चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए ही देख रहे हैं, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिली मोटी अवरक की शीट लगा दें तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब संभरण बैटरी से जुड़ा रहे, संभरण को हटा लिया जाए। इसके लिए 2.8 सवाल पूछना पड़ेगा, 8वां सवाल पढ़ना पड़ेगा। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 8। सबके पास किताब होगी एनसीईआरटी की। प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया है आपका 6.0 × 10³ वर्ग मीटर। 6.0 × 10⁻³ वर्ग मीटर। इनके बीच की दूरी डी दिया है 3 मिलीमीटर। 3 × 10⁻³ मीटर। संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। C बराबर ε0 A/d, क्योंकि ये वायु संधारित्र है। इसको 100 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए तो V बराबर 100 वोल्ट, तो RSQ बराबर C × V। देखिए यहाँ ε0 का मान रखिए, A का मान रखिए, D का मान रखिए। धारिता निकाल लीजिए। गुणा भाग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुणा भाग आप लोगों का हमसे तगड़ा है, हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है। भी 100 वोल्ट है, मान रखिए और आवेश की गणना कर लीजिए। अब कह रहा है क्या होगा वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युतांक की अवरक की प्लेट डाल दी जाए जिसका परावैद्युतांक बराबर है 6। पहली शर्त है कि संभरण स्रोत से जुड़ा है। संभरण का मतलब वैद्युत स्रोत। वैद्युत स्रोत जुड़ा रहता है, इसको पूरा डिटेल लिखवा चुके हैं थ्योरी में। थ्योरी जब लिखवाए थे तो पूरा डिटेल लिखवा चुके इस प्रश्न के, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका। पढ़ लेते तो लग जाता। बताएंगे क्या होगा। निकालना है कि ये संधारित्र है, वायु संधारित्र। इसकी प्लेटों के मध्य का विभवांतर 100 वोल्ट है। इस पर आवेश का परिमाण निकालिए। निकल गया। अब जब जुड़ा है 100 वोल्ट से, तो इसके अंदर पट्टिका डाल दी जाए तो क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा रहे, जब यह बैटरी जुड़ी रहती है, तो पूरा डिटेल लिखवाए हैं। यदि कोई वैद्युत स्रोत संधारित्र से जुड़ा है, उसके मध्य परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालते हैं तो उसकी धारिता C K गुनी बढ़ जाती है। जैसे ही धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के मध्य का विभवांतर घटेगा, क्योंकि धारिता बढ़ गई है।
विभवांतर घटेगा, चूँकि बैटरी का विभवांतर ज़्यादा है, इससे बैटरी इसको पुनः आवेश सप्लाई करेगी तब तक जब तक विभव पुनः 100 वोल्ट न रह जाए। तो क्या होगा, धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। धारिता मतलब कैपेसिटी, धारिता मीन्स कैपेसिटी के गुनी बढ़ जाएगी। तो C बराबर KC0, चूँकि विभवान तो अपरिवर्तित है, विभवांतर धारिता बढ़ने से घटेगा, लेकिन चूँकि संधारित्र बैटरी से जुड़ा है इसलिए बैटरी संधारित्र को और आवेश देगी तब तक जब तक कि इसका विभव पूरा 100 वोल्ट न आ जाए। विभवांतर अपरिवर्तित, उत्तर होगा 100 वोल्ट। चूँकि बैटरी में आवेश दिया है, आवेश के गुना बढ़ जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा, अर्थात Q बराबर K इंटू Q0। जो मान पहले निकाला उसमें K से गुणा करिए, वो ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रारंभिक ऊर्जा U बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर, इसको V0 कहेंगे। अंतिम ऊर्जा U बराबर हाफ धारिता KC0 हो गई है। धारिता कितनी हो गई है, KC0 हो गई है। विभवांतर भी का भी ही रह गया है। तो ऊर्जा भी K गुनी बढ़ गई। ऊर्जा K गुनी इसलिए बढ़ गई कि बैटरी इसमें डाला है पराबैद्युत पदार्थ, तो विभवांतर घटा है, बैटरी ने पुनः आवेश दिया है इसको, इसलिए आवेशन में वैद्युत स्रोत को कार्य करना पड़ा है, जिससे ऊर्जा बढ़ गई है। इसी तरह से एक सवाल था, पता नहीं कौन पूछा था। सवाल था कि एक संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है जिसके प्लेटों के मध्य, मान लीजिए यही सवाल है, 6 पारा की पट्टी भरी है। यदि इस पट्टी को इससे निकाला जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना पड़ेगा, अंतिम ऊर्जा से पहली ऊर्जा घटा दीजिए। भाई पट्टी को निकालने में किया गया कार्य हो गया। फिर कहा है कि संभावना बैटरी से न जुड़ा रहे, पूरा डिटेल लिखवा है, पढ़ जाइएगा नोट में। यदि संधारित्र बैटरी से मैंने बैटरी को संधारित्र को आवेशित करके आपने बैटरी हटा लिया है, ए दिया है, डी दिया है, ε0 दिया है, सी निकल गया। अब इसके अंदर पराबैद्युत पदार्थ की पट्टी डाल दें तो होगा क्या, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी पट्टी डालने पर। बराबर KC0। चूँकि बैटरी हटा ली गई है इसलिए आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः विभवांतर
C0 V0 बटा C। विभवांतर अपने पूर्व मान से कम हो जाएगा। तो 100 वोल्ट था, परावर्तनांक 6 था, तो विभवांतर हो गया 100 बटा 6, 50 बटा 3 वोल्ट। विभवांतर घट गया। तो क्या होगा? तो पहला होगा कि धारिता K गुनी बढ़ गई, विभवांतर K टाइम से घट गया, आवेश अप्रभावित रहे। ऊर्जा क्या क्या होगा? तो प्रारंभिक ऊर्जा U बराबर है हाफ C0 V0 स्क्वायर, ये U0 हो गया। बाद की ऊर्जा U बराबर हाफ KC0 गुणे V0 बाई K का होल स्क्वायर, हाफ C0 V0 स्क्वायर बटा K। ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान से कम हो गई। तो दिक्कत है। हाँ, विभवांतर अपवर्तित रहेगा। संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा लिया है, तो मान इस पर Q0 आवेश आ गया, तो Q0 और C0 V0 हो गया। वायु संधारित्र था, अब पट्टी डाल दिया, तो धारिता क्या हो गई? K गुनी बढ़ गई। और धारिता K गुनी बढ़ी तो विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभवांतर होता है आवेश बटा धारिता, आवेश अपरिवर्तित, धारिता K गुनी बढ़ गई, V0 बाई K, विभवांतर कम हो गया। है बात समझ में? कितना हो जाएगा विभवांतर? V0 बाई K हो गया। आंकिक गणनाओं में आप V0 निकाल दिया ही हुआ है प्रश्न में, K 6 दिया हुआ भाग दे दीजिए। ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुरू में धारिता C0 थी, विभवांतर V0 था, तो ऊर्जा हाफ C0 V0 स्क्वायर। अंतिम ऊर्जा U बराबर हाफ KC0, धारिता बढ़ गई, हाफ CV स्क्वायर। ये नहीं करेंगे तो C का मान क्या रखेंगे? KC रखेंगे, और V का मान क्या रखेंगे? V0 बाई K रखेंगे। आगे बात समझ। तो ऊर्जा घट गई नहीं है। जो पहले ऊर्जा थी वह हाफ C0 V0 स्क्वायर थी, जो बाद में ऊर्जा है वह हाफ C0 V0 स्क्वायर बाई K हो गई। ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, क्यों घटी? क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी परावैद्युत पट्टी को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टी को ध्रुवित करता है। तो परावैद्युत प्लेट को ध्रुवित करने में कुछ ऊर्जा खर्च हो गई। तो ऊर्जा खर्च हुई परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण में। और दूसरा क्या हुआ? जब आप पट्टी को यहीं ले आएंगे तभी संधारित्र चट से उसको खींच लेगा। इस ऊर्जा का कुछ भाग गतिऊर्जा के रूप में खर्च होगा, इसलिए ऊर्जा घटी। या ठीक से पढ़ जाइए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को उल्टा करके भी पूछ सकता है। अब कह दे कि एक वायु संधारित्र को जिसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है, एक वायु संधारित्र नहीं, एक संधारित्र जो परावैद्युत पदार्थ से भरा है, परावैद्युतांक 2 है, धारिता 6 फैराड है, 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। पट्टी को बाहर निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो पहली ऊर्जा निकाल लीजिए, बाद की ऊर्जा निकाल लीजिए। बाद की ऊर्जा में से पहली ऊर्जा को हटा दीजिए, वही समांतर प्लेट संधारित्र को की प्लेटों के मध्य से परावैद्युत पदार्थ को हटाने में किया गया कार्य होगा। इस तरह का सवाल कभी किसी ने पूछा था, तब हम बता दे रहे हैं। तो जो पढ़ेगा वही नहीं पूछेगा। मान लो घर पढ़वे न करें तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपके सामने, और समस्या नहीं रहेगी तो विद्वत्ता का बोध होता रहेगा।
अरे हम पढ़ नहीं रहे तब नहीं आ रहा है, पढ़ते तो कुल ही जाता। हाँ, यही बात ना है। पढ़िए, इसीलिए हम अपनी स्पीड को स्लो रखे हैं, ताकि जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ते रहिए। अब देखिए अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न। मूल बिंदु पर 8 मिली कूलम का आवेश समझौते इसको बता चुके हैं। बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव व वैद्युत बल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये केंद्र है। घन के केंद्र से जो कार्नर्स हैं उनकी दूरी क्या होगी? सुनो जी, घन के सेंटर से कार्नर्स की दूरी क्या होगी? कैसे निकालेंगे? ये कार्नर हो गया, AC कार्नर हो गया। ए भी इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। ए सी डैश ओ ए डैश का विकर्ण है ओ ए, तो ओ ए बराबर बी करड़ी में 2, ओ ए का वर्ग बराबर ए डैश का वर्ग प्लस ए डैश सी का वर्ग बी का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी ओ ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। और ए यहाँ भी ये रख दिया है, तो इसको कर दीजिए डी ए बराबर अंडर रूट डी ए का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग 2b का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 3b का वर्ग। यह आ गया AD। अब ये सेंटर O है, तो डी ए बराबर अंडर रूट 3b, अरे b अंडर रूट 3। इस सेंटर O से प्रत्येक कार्नर्स की दूरी समान है, इसलिए पोटेंशियल V बराबर 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा P अंडर रूट 3। पोटेंशियल देखिए सीधे 0 हो जाएगा। कुल पोटेंशियल कितना होगा? 0। इसके कारण इधर, तो इसके कारण इधर। हाँ, डी ए बराबर ओ डी बराबर बी अंडर रूट 3/2 हो गया। सेंटर पर तीव्रता 0 होगी, क्योंकि ऑपोजिट कार्नर्स की तीव्रताएं एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब देखिए लंबा सवाल है। 1.5 और 2.5 माइक्रो कूलम का आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
एक दूसरे से की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों के मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है। यहाँ से ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ निकाल कर वेक्टर मेथड से जोड़ दीजिए। तो इसके कारण तीव्रता बिंदु P पर बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1.5 माइक्रोकूलम E1 बराबर 1/4πε0 कितना Q/r², 9 × 10⁻9 1.5 × 10⁻6 बटा 15 × 10⁻2 का वर्ग, इतना न्यूटन पर कूलम। विभव V1 बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल E2 = 9 × 10⁻9 2.5 × 10⁻6 बटा 15 × 10⁻2 का वर्ग, इतना न्यूटन पर कूलम। और V2 9 × 10⁻9 2.5 × 10⁻6 बटा 15 × 10⁻2 वोल्ट। गणनाएँ आप करेंगे। ये E2 की दिशा हो गई, E2 बड़ा है E1 से, E2/C1। विभव V बराबर V1 + V2। फिर दोनों आवेशों से 10 सेमी की दूरी पर विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मिटा दें। दोनों आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है बिंदु P। चूँकि दूरियां बराबर हैं इस बिंदु P की दोनों आवेशों से, तो जाहिर है कि OP रेखा इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। लेकिन तीव्रताओं के परिमाण अलग अलग होंगे, दिशाएं भी अलग अलग होंगी। तो A के कारण तीव्रता की दिशा E1 इधर हो गई, B के कारण तो ऐसा E2 इधर हो गई। E1 और E2 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, आवेश दिया है। तो E1 बराबर 9 × 10⁻9 1.5 × 10⁻6 बटा 10 × 10⁻2 का वर्ग। E2 बराबर 9 × 10⁻9
1.5 इंटू 10⁻6 बटा 10 इंटू 10⁻⁻2 का वर्ग 2.5। E1 E2 निकल गया। अब जाहिर है कि E2 बड़ा होगा E1 से। ये परिणामी तीव्रता E हो गई। अब E का मान कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट निकाल के करते हैं। तो हम करते क्या हैं, ये हो गया E1 cos थीटा, ये हो गया E1 sin थीटा। दोनों के मान अलग अलग निकाल लीजिए। तो EX बराबर E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा। देखिए E1 E2 का मान निकाल चुके हैं। आपको केवल cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा बराबर 15/10। ये दूरी 15 हो गई, ये दूरी 10 हो गई। अरे 15/10 कितना हो गया? 1.5 कहाँ से आ गया? दोनों आवेशों से 30 सेमी की दूरी, 10 सेमी की दूरी है, तो ये दूरी 15 हो गई, ये दूरी 10 हो गई। तो cos थीटा का मान एक ही ना होता है, मैक्सिमम मान एक होता है। यहाँ तो मैक्सिमम मान डियर हो रहा है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, हैं? यह कोण थीटा हो गया, तो यह कोण थीटा हो गया, यह कोण थीटा हो गया। तो 15/10 कहाँ से आ गया? देखो तो इस किताब में सवाल होगा। दो हमको खोजते रहिएगा। हाँ, गड़बड़ है, हम ही ने गड़बड़ किया है। दोनों आवेशों से 10 सेंटीमीटर नहीं है, दोनों आवेशों के मध्य से 10 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो गड़बड़ी हमसे हुई थी, हमने आवेशों से दूरी मान लिया था, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से दूरी है। तो अब AP बराबर BP कड़ी में 15 का वर्ग धन 10 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 और 10 का वर्ग 100, कड़ी में 325। और देखो 324 का 18 का वर्ग 324 होता है। सब गुणा के देखो तो 18 का वर्ग 324 होता है।
18 का वर्ग बराबर 4 गुणे 81, 4 1 4 और 4 बटे 32। हाँ ठीक है, 24 होता है। AP बराबर 18 सेंटीमीटर। AP बराबर 18 सेंटीमीटर। तो E1 और E2 का मान वैसे ही निकाल लीजिए। E1 बराबर 9 गुणे 10 पावर 9, 2.5 इंटू 10 पावर -6 बटा 18 इंटू 10 पावर -2, E2 हो गया। E1 9 गुणे 10 पावर 9, 1.5 इंटू 10 पावर -6 बटा 10 इंटू 10 पावर -2 का वर्ग। ये तीव्रता हो गई। दोनों निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा अलग निकालिए। cos थीटा बराबर 15/18, साइन थीटा बराबर 10/18, cos साइन थीटा बराबर 10/18। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का मान अलग अलग करके E1 बराबर या EX बराबर E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा, EY बराबर E2 साइन थीटा प्लस E1 साइन थीटा। परिणामित E बराबर करने में EX का वर्ग प्लस EY का वर्ग। अब तो लग जाएगा। बहुत सवाल हैं, हाँ, और इतने सवाल हैं ताकि गुणा भाग करने में आपको हाँ का अभ्यास हो जाए। देखिए, हम 15वें का पहला पार्ट बताते हैं। R1 और R2 त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। इस गोले को Q आवेश दिया जाता है। इस गोली सेल को Q आवेश देंगे तो जो आवेश देंगे वो खोल के ऊपरी पृष्ठ पर होगा, क्योंकि इसी चालक का आवेश करते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर पहुंच जाता है। यदि इसके केंद्र पर Q आवेश रख दिया जाए, Q आवेश रख दिया जाए तो खोल के भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर आवेश घर तो क्या होंगे, यहाँ Q आवेश रख देंगे तो यहाँ आवेश आ जाएगा -Q1 और आवेश आ जाएगा +Q, यहाँ -Q और यहाँ +Q। तो बाहरी पृष्ठ पर ρ2 बराबर Q + Q बटा 4πr²। आंतरिक पृष्ठ पर C1 बराबर -Q बटा 4πr²। यद्यपि गोलीय कोश हटा दिया गया है आप लोगों के लिए, और इस गोलीय कोश का वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार किस तरह से होता है यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं हटा है, केवल यूपी बोर्ड के लिए हटा है। अब विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के का व्यवहार क्या होता है इसका डिटेल आपको हम लिख के दे दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब कहानी
फर्स्ट ईयर की शुरू की जाए।